हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और फिज़िक्स जिनका जेनरिक सब्जेक्ट में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका फिज़िक्स जेनरिक का सिलेबस है। इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। देखिए, फिज़िक्स में जितना भी चीज़ आप पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादातर आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्लास 12 वाला ही है। बस थोड़ा सा इसमें कुछ एडवांस है, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये आपको आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, उसमें इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट आप इन टॉपिक्स को याद रखें और आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है। फिर आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है, जिनमें ये सब फॉलोइंग टॉपिक्स है। और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन। ये आपका रिड्यूस सिलेबस है वीबीयू का। अगर कोई बच्चा बीबीएमकेयू का है तो वो भी सिलेबस को फॉलो कर सकता है, क्योंकि दोनों सेम ही है लगभग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से और देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स सेमेस्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक आ रहे हैं। तो क्वेश्चन है द एन इलेक्ट्रिक charges over which of attraction or repulsion is called electric field or it is denoted by E, capital E. It is a vector quantity. It is measured by electrostatic force or Coulomb's force per unit charge, that is E is equal to F by Q, जहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिनोट कर रहा है और Q डिनोट कर रहा है चार्ज को। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट मीटर, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी चार्ज के सराउंडिंग में जहाँ तक उसका प्रभाव पड़ता है वही उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। आप इसको फिगर में भी देख के समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक क्यू चार्ज को रखा गया है। अगर इसके पास अगर हम लोग एक क्यू इस पे इस चार्ज के द्वारा बनाया गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और ये उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल्स करेगा। तो ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू एनी सरफेस एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय phi. It is a scalar quantity. If the electric field E is neither perpendicular nor parallel to the normal of the plane of surface but makes an angle theta, then electric flux is mathematically defined as electric flux is equal to closed integration E dot ds. और जब हम लोग डॉट को हटाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी एस एक छोटा सा एरिया है और थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया से पास कर रहे हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आगे है, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट मीटर और इसका डायमेंशन होता है MLQ/TQ/A-1। इसको आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
अब हम लोग बात करते हैं गॉस थ्योरम के बारे में, जो आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा। तो देखिए गॉस थ्योरम या गॉस लॉ क्या कहता है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/epsilon naught times of the total electric charge enclosed by the surface or enclosure, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to Q by epsilon naught, where Q is total charge enclosed और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग अब इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O इनसाइड अ क्लोज सरफेस। देखिए ये एक चार्ज Q है जिसे हमने सेंटर पे रख लिया है, उस सेंटर पोजीशन को हमने O नाम दे दिया, और ये एक क्लोज सरफेस है जिस पे हमने चार्ज Q को रखा है। आगे टेक अ पॉइंट P ऑन द सरफेस एंड कंसिडर अ स्मॉल एरिया ds ऑन द सरफेस अराउंड P। एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग इस क्लोज्ड सरफेस पे P पॉइंट उसको नाम दे देते हैं, और उसके अगल बगल एक ds एरिया को हम लोग कंसिडर। ds क्या है? ds एक छोटा सा एरिया है, बहुत ही छोटा सा। नाउ लेट OP इज इक्वल टू R। देखिए यहाँ पे OP डिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज Q इज E इज इक्वल टू 1/4πr² इंटू Q। अब देखिए द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अलोंग द लाइन OP। तो आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो OP के ही डायरेक्शन में है। नाउ सपोज दिस लाइन OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द आउटवर्ड नॉर्मल टू ds, then the electric flux of the electric field through ds is given by electric flux is equal to E dot ds। उसी को हम लोग लिख सकते हैं E ds cos थीटा। फिर अगर आप E का वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे 1/4π Q by r² ds cos थीटा। अब हम लोग कांस्टेंट को एक साइड कर देते हैं और साथ में लिख देते हैं Q/4π को, और जो बच गया उसको अलग से लिख देते हैं d cos थीटा बाय r²। इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो Q/4π और सॉलिड एंगल को d ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड एंगल को। देखिए आप लोग इस फिगर में देख के समझ सकते हैं कि हमने सॉलिड एंगल किसे कहा है। देखिए वेयर d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा बाय r² इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ds एट ds जो हमारा छोटा सा एरिया जो हमने कंसिडर किया था उसके द्वारा जो एंगल बनाया गया है सेंटर O पे, उसी को हम लोग सॉलिड एंगल, जिसे हमने d ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है। नाउ द टोटल फ्लक्स थ्रू इंटायर सरफेस, पूरे सरफेस पे जो फ्लक्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/4π क्लोज्ड इंटीग्रेशन d ओमेगा। देखिए जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन होता नहीं, आप इतना जानते ही होंगे, तो वो बाहर आ जाएगा और बचा d ओमेगा उसका हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। नाउ वी नो दैट द टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द क्लोज सरफेस इज 4π। तो जो क्लोज सरफेस है उसके द्वारा जो एंगल सबटेंडेड होगा वो कितना होगा 4π। तो 4π क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे तो उतना ही रहेगा। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/4π इंटू 4π। 4π कट जाएगा, बच गया आपका Q/ε0। यही हम लोग को प्रूव करना था दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। दिस इज द गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ। अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने क्लास 11 में अगर अच्छे से पढ़ाई की हुई, स्पेशली क्लास 12 में, तो आपको ये सब समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आ रही होगी। अदरवाइज़ अगर आपको तकलीफ़ आ भी रही है तो आप ये जो नोट्स है इसको रेफ़र कीजिए, आपका एग्ज़ाम आप पास हो जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।